अभी बता रहे हैं टेंस। टेंस का हिंदी काल होता है। अंग्रेजी में टेंस का परिभाषा क्या होगा? टेंस रिफर्स टू द टाइम व्हिच द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब टेक्स प्लेस। इसका हिंदी होगा, हिंदी में भी एक दिन बताएंगे, हिंदी का भी क्लास करेंगे। टेंस 3 प्रकार के होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? द प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। इसका हिंदी होता है जिस काम को अभी कर रहे वे वर्तमान काल कहलाएगा। पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस रिफर्स टू द टाइम रिफर्स टू समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में जिस काम को कर लिए हैं उसे भूतकाल बोलेंगे। फ्यूचर टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी आने वाले समय में जिस काम को करेंगे वे से भविष्यत काल बोलेंगे। अंग्रेजी में उसे फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर देखा जाएगा जो प्रेजेंट टेंस के आखिर भेद कितने होते हैं? प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को 2 नाम से जाना जाएगा, एक सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। नंबर 2 में प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को 3 नाम से जाना जाएगा। 1 नंबर में बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, 2 नंबर में बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और 3 नंबर में बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये तीनों एक ही टेंस को बोला जाएगा। मान लो जो 3 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा बोला प्रेजेंट इम्परफेक्ट, सेकंड बच्चा बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस और थर्ड बोला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीनों का सही होगा। एक ही टेंस को 3 नाम से जाना जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को 2 नाम से जानेंगे, एक बच्चा बोलेगा सिंपल प्रेजेंट और एक बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों का सही होगा। एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट को 3 नाम से जानेंगे, एक बोलेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, एक बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक बोलेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीनों का सही होगा। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या आखिर वाक्य को कैसे पकड़ेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? कैसे पकड़ेंगे? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती रहेगा वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यहाँ पकड़ना है जो क्रिया के अंत में होना चाहिए। जैसे यह पत्ता है, इसके अंत में भी ता है। मैं पढ़ता हूँ, इसके अंत में भी ता है। तो यहाँ तो अंतर समझना पड़ेगा। जो पत्ता को क्रिया बोलेंगे या पढ़ता को क्रिया बोलेंगे, किसको क्रिया बोलेंगे? तो पढ़ना शब्द को क्रिया बोलेंगे। क्रिया यानी जिस शब्द में गति हो, मोशन हो। मोशन, पत्ता तो एक वस्तु हो गया। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई वस्तु को क्रिया नहीं बोलेंगे, क्रिया उसे बोलेंगे जिसमें गति हो, मोशन हो। जैसे पढ़ना, पढ़ेंगे तो बोली निकालना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, किताब को पलटना पड़ेगा। तो जिस शब्द में मोशन हो उसके अंत में ता ते ती लगा रहे, उसे वैसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बोलेंगे। जैसे वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, दोनों है। पढ़ता में ता ते ती लगा हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे एस और ईएस और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये समझिए जो एक हिंदी के वाक्य कैसे सजा जाएगा और एक इंग्लिश का वाक्य कैसे सजेंगे। तो इंग्लिश के वाक्य सजने के लिए सबसे पहले कर्ता को लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्रिया को लिखना पड़ेगा, उसके बाद कर्म को लिखना पड़ेगा। लेकिन ठीक इसका विपरीत हिंदी में होता है। हिंदी में सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए हिंदी में वह बाजार जाता है, वह हो गया सब्जी, बाजार हो गया कर्म और जाना शब्द हो गया क्रिया। अंग्रेजी में ठीक उसका उल्टा होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद एस और एस का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो वह पढ़ता है, अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत हो जो आखिर सब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे कि ये सब्जेक्ट है,
तो सब्जेक्ट का प्रयोग हिंदी होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम करेगा वो कर्ता कहलाएगा। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, दो शब्द हमेशा ध्यान में रखो, एक कौन और एक क्या। कौन लगाएगा कर्ता खो जाएगा, क्या लगाएगा क्रिया खो जाएगा। वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे। क्या करता है, तो पढ़ता है, काम होने का पता चल गया। वह पढ़ता है तो रीड लिखेंगे, READ रीड लिखेंगे। अब 3 नंबर में है एस और येस, तो एस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, येस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, और एस और येस का प्रयोग कहाँ पर नहीं करेंगे, ये देखना है। तो यहाँ पर देखो IBU दे और बहुवचन, बहुवचन के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, बाकी सभी के साथ करेंगे। अब यहाँ पर 2 विकल्प है, देखो एस और येस है, तो एस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और येस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो शब्द के अंत में A to Z इक्वल अल्फाबेट, A से Z तक 26 अक्षर को अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। 26 अक्षर में 5 अक्षर को बोलेंगे वोवेल, A, E, I, O, U, इसे बोलेंगे वोवेल। अगर शब्द के अंत में वोवेल रहेगा तो एस का प्रयोग करेंगे, और अगर शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट है तो इसका प्रयोग करेंगे। IBU दे और बहुवचन छोड़कर सभी के साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे। अब 1 नंबर में है वह पढ़ता है, वह का अंग्रेजी ही लिखा, ही, पढ़ना का अंग्रेजी रीड लिखेंगे। अब इसमें एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हो IBU दे और बहुवचन के साथ एस का नहीं होगा, बाकी सभी के साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग होगा। अब देखो रीड का स्पेलिंग होता है READ, डी को क्या बोलेंगे, तो डी को बोलेंगे कॉन्सोनेंट, इसलिए डी के साथ वली इसका प्रयोग करेंगे। ही रीड्स हो गया, वह पढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई लिखेंगे, पढ़ना का रीड लिखेंगे। अगर दिक्कत हो जो अब क्या करें, इसमें एस और एस का प्रयोग करें या नहीं करें, ऊपर लिखा हुआ है IBU दे और बहुवचन छोड़कर सभी के साथ एस और एस का प्रयोग होगा। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। इसे बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। इसे ये हुआ, ये स्ट्रक्चर जो हुआ ये सकारात्मक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में सटीक सेंटेंस बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर इसका हुआ। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है नियम। ये कैसे बनेगा, ये हो गया एक सकारात्मक वाक्य का। नकारात्मक वाक्य बोलेंगे कैसे, पहले तो नकारात्मक वाक्य को पहचानना पड़ेगा कि कैसे बोलेंगे सकारात्मक वाक्य, किसे बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। तो जिस निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, जैसे वह पढ़ता है, इसे तो बोलेंगे सकारात्मक वाक्य, अंग्रेजी में बोलेंगे सटीक सेंटेंस। अब यहाँ पर लिखेंगे जो वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, और मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ऊपर वाला 2 वाक्य को बोलेंगे सकारात्मक वाक्य, और नीचे वाले दोनों वाक्य को बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। क्यों बोलेंगे नकारात्मक वाक्य, तो दोनों नीचे वाले दोनों वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग है। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा उसे नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, और जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा उसे सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर है, ये हुआ सकारात्मक वाक्य का। अब नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, जब वाक्य निगेटिव बनेगा, डू डज का प्रयोग कर देंगे तो वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, इस यानी एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, बहुत बच्चे से पूछ बैठते हैं जे सर
नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स नहीं, तो फिर यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग क्यों हुआ? तो इसलिए यहाँ डू नॉट और डज नॉट हुआ, जो हर टेंस का अपना अपना ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया की संख्या होता है 24। 12 को बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और 12 को बोलेंगे सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या है 12। अब कौन कौन है सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 12? तो यहाँ देखो, एम, इज, आर, वाज, बियर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड और यूज टू। ये 12, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 को हो गया। इसे बोलेंगे साधारण सहायक क्रिया यानी सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब। इसे सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हर टेंस का अपना अपना ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होता है, हमेशा ध्यान रखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होता है। डू और डज के साथ ही नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नॉट का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डू नॉट और डज नॉट हो गया, इसलिए डू और डज का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर फिर दो विकल्प आ गया, डू और डज। किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे? तो अब यहाँ पर देखो ऊपर, आई, वी, यू, दे और बहुवचन जिसके साथ एसीएस का प्रयोग नहीं करेंगे उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ एसीएस का प्रयोग करेंगे उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर होगा वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे। अब ही के साथ डू नॉट या डज नॉट किसका प्रयोग करेंगे? तो जिसके साथ एसीएस का प्रयोग नहीं करेंगे उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ एसीएस का प्रयोग करेंगे उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आप बताओ, ये ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग होगा। ही डज नॉट रीड, डज नॉट रीड। अब यहाँ 1 नंबर में सकारात्मक वाक्य में क्या लिखे? ही रीड्स लिखे। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में जब डू डज का प्रयोग कर देंगे तो वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं होगा। ही डज नॉट रीड, वर्ब आ गया वन रूप में। अब नंबर 2 में है मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है आई, बी, यू, दे और बहुवचन के साथ एसीएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसके साथ एसीएस का प्रयोग नहीं होगा उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ एसीएस का प्रयोग करेंगे उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब वाक्य निगेटिव हो यानी नकारात्मक वाक्य हो तब करेंगे। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड या डू नॉट रीड। तो सकारात्मक वाक्य किसे बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर यानी नियम कैसे होगा? नकारात्मक वाक्य किसे बोलेंगे बताए हैं कि जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं रहेगा उसे सटीक सेंटेंस बोलेंगे, और जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग रहेगा उसको निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का 2 तरह का वाक्य हो गया, एसर्टिव और नेगेटिव। अब नंबर 4, वह पढ़ता है, इसे बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले भी बताए ये वाक्य 4 तरीका से बनाएंगे। एक सकारात्मक वाक्य रहेगा, एक नकारात्मक वाक्य रहेगा, एक प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, एक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य रहेगा। तो जिस शब्द में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा सकारात्मक वाक्य बोलेंगे, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, और जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे, अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए व्हाट मीन्स क्या। व्हाट क्या का अंग्रेजी तो व्हाट होता है, लेकिन कहाँ पर क्या का अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे और कहाँ पर क्या का अंग्रेजी एक ऑक्सिलरी वर्ब लिखा जाएगा, ये समझने का है ये। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का प्रश्न हिंदी होता है प्रश्न,
क्वेश्चन दो प्रकार के होगा, एक होता है इस्नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। इस माने हाँ, नो माने नहीं, और WH का मतलब हुआ पूछना। जिस वाक्य का जवाब हाँ या नो में दिया जा सके उसी वाक्य में जिस टेंस का वाक्य उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या का अंग्रेजी लिखेंगे, और जिस वाक्य का जवाब इस्नो में नहीं दिया जा सके उसी वाक्य में क्या का अंग्रेजी व्हाट लिखा जाएगा। अब यहाँ पढ़ कर देखो जी, क्या वह पढ़ता है, इसका जवाब तो इस्नो में दिया जा सकता है। क्या मैं पढ़ता हूँ, इसका जवाब इस्नो में दिया जा सकता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, इसका जवाब तो इस्नो में नहीं मिलेगा। क्या तुम खेलते हो, तो यस सर या नो सर। लेकिन तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, इसका जवाब तो इस्नो में नहीं दिया जा सकता है। तो जिस वाक्य का जवाब इस या नो में दिया जा सके उसी वाक्य में अगर क्या लिखा हुआ है तो जिस टेंस का वाक्य उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, अगर कोई पूछे जी किस टेंस का वाक्य है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। कैसे पकड़ेगा, तो क्रिया के अंत में ताते ती लगा हुआ है, जिस क्रिया के अंत में ताते ती लगा हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। इसे कौन सा वाक्य बोलेंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। और प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे तुम्हारा नाम क्या है इसे भी हम तुमसे पूछ रहे हैं, और क्या तुम पढ़ते हो ये भी हम तुमसे पूछ ही रहे हैं। तो इस वाक्य में क्या का अंग्रेजी होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होता है, तो यहाँ इस वाक्य में क्या का अंग्रेजी डू और डज लिखेंगे। तो कहाँ पर डू लिखेंगे, कहाँ पर डज लिखेंगे, तो जिसके साथ एस का प्रयोग करते हैं वैसे वाक्य में क्या का अंग्रेजी डज लिखेंगे, और जिसके साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं वैसे वाक्य में डू का प्रयोग करेंगे। ये इस्नो क्वेश्चन हो गया। जिस वाक्य का जवाब यस या नो में दिया जा सके उसे इस्नो क्वेश्चन बोलेंगे। इस्नो क्वेश्चन में क्या का अंग्रेजी ऑक्सिलरी वर्ब होगा। किसका ऑक्सिलरी वर्ब, देयर आर 12 नंबर्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया की संख्या होता है 12। तो 12 में किस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, बताए हैं इससे पहले, जो हर टेंस का अपना अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट एम इज आर होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होगा। इसलिए ये वाक्य है इस्नो क्वेश्चन है, इसका जवाब इस्नो में दिया जा सकता है। जिसके साथ एस का प्रयोग करेंगे उसके साथ डज लिखेंगे, जिसके साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे उसके साथ डू का करेंगे। तो क्या वह पढ़ता है, वह के साथ डज का प्रयोग, डज ही रीड। डू डज के बाद वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के साथ तो डू का प्रयोग करेंगे। तो डू आई रीड, डू आई रीड, इसे बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह के वाक्य बताए। एक होगा सकारात्मक वाक्य, एक होगा नकारात्मक वाक्य, एक होगा प्रश्नवाचक वाक्य और एक होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब कैसे पकड़ेंगे जी ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, तो जिस वाक्य में किया और नहीं दोनों लगा रहे, जिस वाक्य में किया और नहीं दोनों लगा रहे उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसे क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या सीता खाना नहीं बनाती है, इसे बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो 3 नंबर में हो गया क्या वह नहीं पढ़ता है। नंबर 2 में हो गया क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये हो गया नोट ऑफ इंटरोगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, तो सबसे पहले डू लिखेंगे, उसके बाद डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट है नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या वह नहीं पढ़ता है, तो वह के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग करेंगे। डज ही नॉट रीड। और नंबर 2 क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो बताए हैं कि जिसके साथ इस चीज का प्रयोग नहीं होगा उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो डू आई नॉट रीड। अब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैसे पहचानेंगे, एक
वाक्य को 4 रूप में बदलना है। एक सकारात्मक लिखेंगे, एक नकारात्मक लिखेंगे, एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और एक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। तो सबका स्ट्रक्चर बता दिया। सकारात्मक वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा और सकारात्मक वाक्य रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद इस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इस और इस दो विकल्प है यहाँ पर, कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो आई, बी, यू, दे और बहुवचन छोड़कर सभी के साथ इस का प्रयोग करेंगे। अब इस कहाँ पर लगाएंगे, इस कहाँ पर लगाएंगे, फिर बता रहे हैं ए टू जेड इज इक्वल अल्फाबेट। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में 5 अक्षर ए, ई, आई, यू को वॉवेल बोलेंगे, यानी जिस शब्द के अंत में वॉवेल रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे और जिस शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। किसके साथ, तो आई, बी, यू, दे और बहुवचन छोड़कर। ये हो गया सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में नहीं लगा रहे, जैसे सीता खाना नहीं बनाती है तो नहीं लग गया, इसे नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। नकारात्मक वाक्य में नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो डू और डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, मान लो जी एक लड़का पूछा जो सर नॉट मीन्स नहीं, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट क्यों आता है, बताए, लिख दिए। जिस एक जुड़री वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, अंग्रेजी में जुड़री वर्ब की संख्या होती है 24। 12 को बोलेंगे मॉडल जुड़री वर्ब और 12 को बोलेंगे सिंपल जुड़री वर्ब। हर टेंस का अपना अपना एक जुड़री वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुड़री वर्ब डू और डज है। जब तक डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक नॉट नहीं लिखेंगे। अगर नॉट लिख देंगे तो वाक्य होगा गलत, विदाउट जुड़री वर्ब नेगेटिव नहीं बनेगा। तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव वाक्य में। अब डू और डज, फिर यहाँ पर दो विकल्प आ गए, तो आई, बी, यू, दे और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अब 3 नंबर में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर क्या का अंग्रेजी तो व्हाट होता है। बहुत तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो व्हाट मीन्स क्या, यहाँ पर डू और डज क्यों लिखेंगे, तो उसका जवाब यही होगा कि क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का हिंदी होता है प्रश्न। क्वेश्चन 2 प्रकार के होता है, एक होता है ईशनो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। ईशनो क्वेश्चन किसे बोलेंगे, तो जिस वाक्य का जवाब इस या नो में दिया जा सके उसे ईशनो क्वेश्चन बोलेंगे और जिस वाक्य का जवाब ईशनो में नहीं दिया जा सके उसे WH क्वेश्चन बोलेंगे। WH क्वेश्चन में क्या का अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे और ईशनो क्वेश्चन यानी जिस वाक्य का जवाब ईशनो में दे सकते हैं उसे वाक्य में क्या का अंग्रेजी, जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस का एक जुड़री वर्ब ही क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ईशनो क्वेश्चन में डू और डज क्या का अंग्रेजी लिखाता है। और नंबर 4 में आएगा नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव। नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ कि एक वाक्य में ही क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हो। जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो क्या भी लग गया और नहीं भी लग गया। इंट्रोगेटिव माने प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, नेगेटिव माने नहीं, दोनों शब्द का प्रयोग हो गया। तो ऐसे वाक्यों को बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखेंगे डू और डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब डू और डज का प्रयोग कर देंगे तो ये वर्ब हमेशा वन रूप में आएगा, वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। आज हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 तरह के वाक्य, चारों स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। चारों असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद सेकेंड पोजीशन यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट बताएंगे।